नहीं, ऐसे बिना बताए तो नहीं जाएगा। फिर हमें भी तो आज ही निकलना है। यहीं कहीं होगा, देखते हैं। तारा अब घर में ही ऋषभ को ढूंढने लगी और मंजीत टेरेस पर उसे देख कर आया। मंजीत ऊपर भी नहीं है। तारा बाहर निकल कर आई, घर में भी नहीं है। देव तो क्या मिस्टर इंडिया बन गया? मंजीत कहीं कोई शरारत तो नहीं कर रहा? देव शरारती है, बेवकूफ़ नहीं। ऐसे सुबह सुबह थोड़ी ही शुरू हो जाएगा। देव की नज़र घर के दरवाजे पर पड़ी जो खुला हुआ था। माँ परेशान हो गई। कहाँ गया होगा ऋषभ? देव आप परेशान नहीं हो, मैं अभी देख कर आया। कहते हुए वह दरवाजे की तरफ चला ही था कि बाहर लोगों के हंसने की आवाज़ आई। देव ने पलटकर मंजीत की तरफ देखा। कुछ समझा? मंजीत क्या? देव यही कि बाहर लोग खड़े हैं। जरूर जनाब महफिल सजाए बैठे हैं। मंजीत लग तो यही रहा है। चल कर देखते हैं। दोनों फटाफट से दरवाजे से बाहर निकले तो कुछ ही दूरी पर ऋषभ कई लोगों के साथ खड़ा दिखाई दिया। वह उन्हें कुछ सुना रहा था और लोग सुन सुनकर हंस रहे थे। मंजीत सही कहा था तूने, यह तो आते ही छा गया। देव ने ऋषभ को आवाज़ दी तो ऋषभ ने उसकी ओर देखा। देव ने उसे आने का इशारा किया लेकिन ऋषभ ने उसे इग्नोर कर दिया। मंजीत हंसते हुए बोला, तेरे दोस्त ने तेरे पास आने से इनकार कर दिया, बड़ा बुरा हुआ। देव लगा दी आग, हो गया तेरा। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा? मंजीत तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुझे ऋषभ के खुद को यूं इग्नोर करने पर कितना बुरा लग रहा है। देव पागल है तू भी। फर्क पड़ता था तो बस कबीर के लिए, अब वो ही नहीं रहा तो किसी और के लिए। ऐसा सोचने में भी डर लगता है। और रही बात ऋषभ की, तो मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे इसे अपनी और मौली की शादी के बारे में बताना है, लेकिन यह वहीं जमकर खड़ा हो गया है। मंजीत अच्छा तो यह बात है। देव जी हाँ यही बात है। देव ने ऋषभ को फिर से आवाज़ दी तो ऋषभ बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। मंजीत शायद यह मन से तंग कर रहा है। देव अब गुस्से से ऋषभ के पास गया और उसे हाथ पकड़कर खींचने लगा। चल जल्दी, तुझे कुछ बताना है। ऋषभ लोगों से बोला, मैंने कहा था ना कि मेरा दोस्त मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, कितना प्यार करता है मुझसे। सभी लोग उसकी बात पर हंसने लगे। देव मंजीत ऋषभ को अंदर खींच लाए और देव ने दरवाज़ा बंद कर लिया। तारा माँ ने उसे देखा तो राहत की सांस ली। ऋषभ बच्चों की तरह रूठता हुआ माँ के पास गया। समझा लो अपने बेटे को आप, मैं लोगों के साथ बाहर बात कर रहा था कि मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती खींच लाया। क्या मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता? छोटा बच्चा थोड़े ही हूँ जो बाहर गया तो लोगों की भीड़ में खो जाएगा। कहते हुए मैं माँ के पीछे जा खड़ा हुआ। माँ ऐसा भी क्या हो गया देव, आ जाता थोड़ी देर में, नई जगह है तो घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है वो। देव ने ऋषभ की तरफ देखा जो फिलहाल उसे माँ की डांट खिलाकर खुश हो रहा था। माँ इसकी बातों में मत आओ आप, ये बस आपसे मुझे डांट पड़वाना चाहता है। देखो तो कैसे हंस रहा है आपके पीछे खड़ा हुआ। माँ ने ऋषभ की तरफ देखा तो वह वापस उदास चेहरा बनाकर खड़ा हुआ। देखा आपने, अभी भी आपकी आंखों के सामने झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि मैं हंस रहा हूँ। आप ही बताओ, क्या मैं आपको हंसता हुआ दिखाई दे रहा हूँ? माँ नहीं, मैं जानती हूँ कि देव तुझे तंग कर रहा है। देव हैरान सा माँ को देखने लगा। ऋषभ दरअसल ये जल रहा है आपके दिल में मेरे लिए प्यार देखकर कि कहीं आप मुझे ज़्यादा प्यार ना करने लग जाओ। मंजीत और तारा उसकी ऐसी हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मंजीत धीरे से तारा से बोला, चलो मैं तुम्हारे काम में कुछ मदद कर देता हूँ, इन दोनों का नाटक तो चलता ही रहेगा। दोनों किचन में चले गए। देव अच्छा ठीक है, दरअसल मैं तुझे बताना चाहता था कि मौली के पापा का फ़ोन आया था, वे शादी के लिए मान गए हैं। ऋषभ यह सुनकर एक पल को उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा उठा। तो इसलिए बड़ी जल्दी थी तुझे बाहर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसने माँ की तरफ देखा। बधाई हो, आप माँ से सासू माँ बनने वाली हो। ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं करना बहू को, वरना सिर पर चढ़ जाएगी। माँ और ऋषभ हंसने लगे। ऋषभ ने देखा कि देव शांत सा किसी सोच में डूबा हुआ है। क्या हुआ देव? देव मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंकल मान कैसे गए। मेरा मतलब है कि मैंने तो अभी मनाया भी नहीं उन्हें। ऋषभ हो सकता है मौली ने बात की हो। देव हाँ यह हो सकता है। मंजीत वहाँ आया, तू पूछ लेना भाभी से कि क्या हुआ ऐसा वहाँ पर कि उनके पेरेंट्स मान गए। देव सही कहा तूने, रुक मैं अभी पूछता हूँ। उसने मौली को फ़ोन किया। माँ ऋषभ और मंजीत वहीं बैठ गए। मौली ने फ़ोन उठाया। कहाँ रह गए थे तुम? कल से फ़ोन मिला रही हूँ पर किसी ने उठाया ही नहीं। देव वह सब तो ठीक है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मेरा मतलब है कि अंकल शादी के लिए कैसे मान गए? मौली यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तुमने वह जो लेटर भेजा था ना, उसमें जिस तरह से तुमने अपने दिल की सारी बातें
साफ साफ शब्दों में लिख दी थी। उससे माँ पापा इम्प्रेस हो गए और हमारी शादी के लिए हाँ कह दी। देव हैरान सा बोला, लेटर? कौन सा लेटर? मौली, अब ज़्यादा नाटक नहीं करो, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। क्या तरीका निकाला मेरे घर वालों को मनाने का। देव यह सुनकर शांत रह गया। मौली, हेलो, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देव, मैं तुमसे अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया और खामोश सा खड़ा रह गया। मंजीत, क्या हुआ, कुछ बताया भाभी ने? ऋषभ, अरे बेटी है उनकी, थोड़ा रोली हो गई तो घर वाले मान गए होंगे। माँ, लेकिन देव तू कुछ लेटर के बारे में बोल रहा था ना? देव, हाँ, दरअसल मौली का कहना है कि मैंने जो लेटर लेकर उसके पेरेंट्स को भेजा है उसे पढ़कर ही उनका मन बदल गया। अंदर से तारा हंसते हुए बाहर आई। वाह देव बाबू, आपने तो चिट्ठियां भी लिखनी शुरू कर दी। देव, यही तो परेशानी है तारा। तारा हैरानी से, क्या परेशानी है? देव, यही कि मैंने कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं। यह सुनते ही वहां का माहौल एकदम शांत हो गया। सभी देव की तरफ देखने लगे। देव, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। ऋषभ, उन लोगों के पास पहुंची है तो तुमने भेजी तो है, अब शर्माओ मत, लिख दी तो लिख दी। देव झल्ला कर बोला, इसमें शर्माने वाली बात क्या है, लिखी होती तो सबको बता देता ना। मंजीत, अगर तूने नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी है? देव, यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर चिट्ठी मैंने नहीं लिखी है तो किसने लिखी है? वह तारा की तरफ देखने लगा। तारा ने उसे खुद को घूरते हुए पाया तो बोली, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखी। देव ने ऋषभ की ओर देखा, तूने लिखी? ऋषभ यह सुनकर जोर से हंस पड़ा, भाई मैं क्यों लिखूंगा, आज के ज़माने में भला चिट्ठी कौन लिखता है? देव ने थक हार कर मंजीत की तरफ देखा, तूने? मंजीत यह सुनकर हड़बड़ा गया, मैंने नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माँ मुस्कुराते हुए बोली, अरे क्यों तंग कर रहे हो, देव को बता दो ना किसने लिखी है चिट्ठी। ऋषभ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही लिख दी हो? माँ हैरान सी ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ हंसते हुए बोला, ऐसा हो सकता है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ देव? देव चुपचाप कुछ देर तक सोचता रहा। कुछ ही पलों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी और बोला, मैं जानता हूँ कि चिट्ठी किसने लिखी है। कहते हुए उसने ऋषभ को देखा। वह आगे बढ़ा और जाकर मंजीत को गले से लगा लिया। मैं जानता था कि तू मेरी मदद करेगा, मैंने कहा था ना तुझे कि मुझे तेरी मदद चाहिए और तूने कर दिखाया। मंजीत पहले तो हैरान सा रह गया, फिर मुस्कुरा उठा, तूने मुझे ढूंढ ही निकाला। क्या करता यार, तुझे उदास देकर मुझसे रहा ही नहीं गया। अब मैं तो जा सकता नहीं था, इसलिए भाभी के घर वालों को मनाने के लिए मैंने चिट्ठी लिख दी तेरे नाम से। देव, सच्ची यार, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, बाकी सब तो भीड़ जमा हो रही है। कहते हुए उसने ऋषभ को देखा। ऋषभ हैरानी से कभी देव तो कभी मंजीत को देखता। तारा का भी यही हाल था। मंजीत, कोई नहीं, मैं हूं ना तेरे पास, तुझे और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारा, मंजीत तुमने ये सच में किया है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। मंजीत, तो क्या मैं अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता? देव, मेरा मंजीत भोला है, इसलिए तुम लोग इसे कम समझते हो। माँ मुस्कुरा उठी, यह तो बहुत ही अच्छा किया तूने मंजीत, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा भी कर सकता है। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, अब सभी चलकर नाश्ता कर लो। सारे लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ चले। वहाँ अगर कोई अकेला रह गया था तो वह था ऋषभ। वह नाराज सा अपनी जगह बैठा रहा और मन ही मन सोचने लगा, झूठा कहीं का, कितनी सफाई से झूठ बोल गया कि चिट्ठी मैंने लिखी है। अरे चिट्ठी तो मैंने लिखी थी। एक तरफ खड़े देव मंजीत उसे ऐसे देख मुस्कुराने लगे। देव धीरे से बोला, देख तो कितनी आग लगी है वहाँ। मंजीत, हाँ धुआं उठता दिख रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि गले लगते ही तूने मुझे बता दिया कि ऋषभ के सामने नाटक करना है। देव, यह क्या सोचता है, बस इसे ही शरारत करनी आती है। ऋषभ अब जैसे ही डाइनिंग टेबल की तरफ चला तो दोनों वहां से हट गए। ऋषभ के आने से पहले ही देव मंजीत ने माँ तारा को बता दिया था कि चिट्ठी ऋषभ ने लिखी है, वह तो उसे परेशान कर लेने के लिए नाटक कर रहे हैं। माँ, क्यों तंग कर रहे हो बेचारे को, कुछ ही घंटे बाद तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा तो प्यार से रहो ना। देव, माँ बस थोड़ी देर, फिर वह खुद ही आकर कहेगा कि चिट्ठी उसने लिखी है। ऋषभ वहां आ गया और टेबल पर बैठ गया। चारों लोगों ने उसे देखा कि ऋषभ मंजीत को गुस्से से देख रहा है। मंजीत, क्या हुआ? ऋषभ, कुछ नहीं, झूठा कहीं का। मंजीत, क्या कहा तूने? झूठा? क्या झूठ बोला मैंने, जरा बता तो। अब माँ तारा और देव ऋषभ को देख रहे थे। ऋषभ, यही कि तूने। वह अब चुप हो गया। तारा,
तुम कुछ बोल रहे थे ना? ऋषभ, नहीं, कुछ नहीं। वह चुपचाप नाश्ता कर वहाँ से उठकर चला गया। माँ, रहने दो ना, मत तंग करो। देव, माँ, इसकी भूली सूरत पर मत जाना। आपको नहीं पता कितना शैतान है ये। वह तो आपके सामने शरीफ बन रहा है। ऋषभ माँ के कमरे में आकर बैठ गया कि तारा वहाँ किसी काम से आई। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? ऋषभ, कुछ नहीं। तारा, ठीक है। वह कमरे से वापस जाने लगी कि रुकी। वैसे मंजीत ने कमाल कर दिया। कितनी आसानी से उसने मौली के घर वालों को मना लिया। ऋषभ खामोश सा उसे देख रहा था। तारा, भगवान करे कि मंजीत जैसा दोस्त सबको मिले, कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई और जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देखकर माँ बोली, क्या शरारत की है तूने? तारा, मैंने बस थोड़ा सा चलाया है ऋषभ को, और कुछ नहीं। जाओ देखो अपने कमरे में कैसे छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठा है। माँ मुस्कुराते हुए कमरे में आई। ऋषभ, तू यहाँ बैठा है, बाहर क्यों नहीं आया? ऋषभ, मैं आपको बताने आया था कि मैं निकल रहा हूँ, तो आपसे मिलता चलूँ। माँ हैरान सी बोली, पर इतनी जल्दी? देव मंजीत भी तो जाएंगे कुछ घंटे बाद, उनके साथ चले जाना। कहते हुए वह उसके पास बैठ गई। ऋषभ, नहीं, मुझे नहीं जाना उनके साथ, मैं अपने आप चला जाऊंगा। माँ, क्या हुआ? ऐसे नाराज क्यों हो रहा है? ऋषभ, मैं नाराज नहीं हो रहा, बस मुझे काम है। वहाँ बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको और इंतज़ार नहीं करा सकता मैं। आखिर उनका और कोई भी नहीं है मेरे बिना। कहते हुए ऋषभ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ चला। उसके जाने की बात सुनते ही माँ की आंखें नम हो गईं, पर वह खामोशी से उसे जाते हुए देखती रही कि ऋषभ अपने काम से बाहर निकल गया। मैं भी पागल हूँ, जाना तो है ना उसे, मेरे कहने से रुक थोड़ी ही जाएगा। तभी ऋषभ सामने आ खड़ा था। माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऋषभ मासूम सी मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे आप कहेंगी तो मैं सोच सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए। माँ हंस दी। ऋषभ वापस आकर माँ के पास बैठ गया और उनके गले लग गया। माँ, मेरा प्यारा बच्चा। ऋषभ, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो गजब हो जाएगा। दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद मंजीत अपने कमरे में बैग पैक कर रहा था कि ऋषभ वहाँ आया। तैयारी हो रही है चलने की सुपरस्टार? मंजीत उसे देख मुस्कुरा उठा। हाँ, आज निकलना है ना? ऋषभ, अच्छा एक बात बता कि तूने उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिख दिया कि मौली के घर वाले मान गए? मंजीत यह सुनकर एक बार को तो हड़बड़ा गया, फिर संभल कर बोला, क्यों, तुझे क्या करना है? तू अभी अनजान है ऐसी चीज़ों से, तेरे काम का नहीं है ये सब। ऋषभ, ओह, तो मैं अनजान हूँ। हाँ जी, ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो यह काम आएगा ना? मंजीत, टेंशन मत ले, जब भी काम हो मुझे बता देना, मैं लिख दूंगा तेरे लिए। आखिर दोस्त हूँ तेरा, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ऋषभ गुस्से को दबाते हुए बोला, नहीं, फिर भी एक बार बता दे कि क्या लिखा था। मंजीत सोचकर बोला, मैंने देव की तरफ से लिख दिया था कि देखो, भूल चूक माफ़ करो और अपने गुस्से को मारो गोली। मैं और मौली शादी करने के लिए तैयार हैं, दोनों बालिग भी हैं। आप परमिशन दो या ना दो, शादी दोनों को करनी है। दोनों भागकर शादी करें और आपकी इज्जत का कचरा करें, उससे अच्छा है कि खुद ही चुपचाप परमिशन दे दो। आपकी बेटी को खुश रखूंगा, बस यही लिखा था। ऋषभ अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। झूठे मक्कार, पकड़ा गया ना तेरा झूठ। ऐसी चिट्ठी से तो रिश्ते बनेंगे नहीं, बल्कि बने रिश्ते भी बिगड़ जाएंगे। मंजीत, झूठ बोला? यह क्या लगा रखा है तूने? और यही लिखा था मैंने, इसी से माने हैं वह। चिट्ठी मैंने लिखी है, तूने नहीं। तुझे क्या करना है? ऋषभ गुस्से से बोला, तेरी आरती उतारनी है, रुक जा। ऋषभ जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा कि मंजीत उसे धक्का देकर कमरे से बाहर भाग गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ, देव, तारा, बचाओ, ये ऋषभ मार रहा है। यह सुनते ही तीनों बाहर आ गए। मंजीत जल्दी से देव के पीछे खड़ा हो गया। ऋषभ गुस्से में बोला, देव हट सामने से, आज पिटेगा ये। माँ, क्यों मार रहा है उसे? क्या किया है उसने? ऋषभ, झूठ बोला कि इसने वो चिट्ठी लिखी थी। देव, इसका क्या मतलब है? जब वो कह रहा है कि चिट्ठी उसने लिखी है तो लिखी है। मंजीत, हाँ, और क्या सबूत है तेरे पास कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऋषभ गुस्से में बोल पड़ा, मैं खुद सबूत हूँ, क्योंकि चिट्ठी इसने नहीं मैंने लिखी थी। यह सुन चारों उसे शान से देखने लगे। ऋषभ को ध्यान आया कि उसने क्या कह दिया है। वह अब हड़बड़ाया, मेरा मतलब है कि मैं। तारा,
हाँ, हम समझ गए कि चिट्ठी तुमने लिखी थी मंजीत, और यह बात हम सब जानते हैं। ऋषभ हैरान सा सभी को देखने लगा। देव, तेरे मुंह से सुनने के लिए नाटक किया था हमने। ऋषभ हैरान था। इसका मतलब ये सब ड्रामा था? मंजीत, हाँ। ऋषभ, अगर सच पता था तो एक छोटा सा थैंक्स ही बोल देता। देव हंसते हुए बोला, देखो तो सबसे बड़ा ड्रामेबाज कह रहा है कि इतना ड्रामा क्यों किया। नाराज ऋषभ अब चुप हो गया। उसे ऐसे देख देव मंजीत ने आकर उसे पकड़ लिया। देव, अरे ऋषु गुस्सा हो गया। मंजीत, हाँ, बाबा का बच्चा गुस्सा हो गया। दोनों अब हंसने लगे तो ऋषभ भी मुस्कुरा उठा। माँ, तुम तीनों के तीनों दोस्त ऐसे ही हो। कुछ समय बाद ऋषभ अपना बैग पैक कर कमरे से निकला कि उसकी नज़र कबीर के कमरे पर गई। वह अनायास ही उस ओर बढ़ चला। ऋषभ अब कबीर के कमरे में आया तो उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर नजर आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कबीर उसे ही देख रहा है। ऋषभ भी अब कुछ पल के लिए उसे ही देखता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को देख हंस रहे हों। तभी तारा वहां आई। वह ऋषभ को कबीर के कमरे में देख उसके पास गई। क्या हुआ? ऋषभ जैसे होश में आया। यह कमरा कबीर का है। तारा, हाँ, यह कमरा कबीर का है, लेकिन जब देव आता है तो यहीं रुकता है। ऋषभ, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तारा, हाँ, पर एक शर्त पर, कि तुम कुछ शैतानी नहीं करोगे यहाँ। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, नहीं करूँगा। वह शांत सा उस कमरे को देखने लगा। तारा ने उसे कबीर से जुड़ी चीज़ें दिखाईं और अलमारी में आखिरी वक्त की जली चीज़ें भी दिखा दी। ऋषभ हर चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा था। तारा शांत हो गई। उसके चेहरे पर उदासी दिखने लगी। थोड़ी देर बाद वह बोली, चलो चलते हैं। ऋषभ, एक बात कर सकता हूँ तुमसे? तारा, हाँ। ऋषभ, बैठो तो सही। तारा वहीं बिस्तर पर बैठ गई। ऋषभ उसके सामने खड़ा हो गया। देव से मुझे कबीर से जुड़े सभी लोगों के बारे में पता चला तो सब कुछ समझ में आया, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वह भी उस इंसान के लिए जिसने कभी तुम्हें प्यार किया ही नहीं। चलो तुम्हारी बात मान भी ली जाए कि वह बस एक दोस्त मानता था, तो भी तुमने उसके बाद यहाँ आकर उसके घर को संभाल लिया। क्या कभी दिल में यह बात नहीं आई कि कबीर के दिल में तुम्हारे लिए कभी प्यार था ही नहीं, तो फिर क्यों करूँ ये सब? और किस्मत तो देखो, कबीर को प्यार हुआ, और वो भी किससे? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से। तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आया उस पर कि क्यों उसे तुमसे प्यार नहीं हुआ? तारा यह सुनकर मुस्कुरा उठी। वह उसकी अपनी पर्सनल लाइफ थी। उसकी पसंद नापसंद उसका डिसीजन था, जैसे कि मेरे कुछ डिसीजन थे। कबीर ने प्यार नहीं किया तो ना सही, पर मैंने तो किया था ना। मैं तो निभाऊंगी अपना प्यार, फिर चाहे वह निभाता है या नहीं। आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि मुझे ही प्यार करो। प्यार में स्वार्थ नहीं होता कि अगर सामने वाला मुझे प्यार करेगा तो ही मैं करूँगी। अब तुम ही बताओ कि क्या देव ने तुम्हें कहा था कि मेरी मदद करो, पर तुमने की ना। सच्ची दोस्ती भी सच्चे प्यार की तरह ही निस्वार्थ होती है। इसमें मैं, मेरा और तेरा वाली फीलिंग्स नहीं होती कि सामने वाला करेगा तो ही मैं करूँगा। समझे मिस्टर रावण रॉय? ऋषभ, समझ गया, लेकिन फिर भी आज के ज़माने में ऐसा प्यार कहाँ मिलता है देखने को। आजकल तो सब टाइम पास है। अपनी माँ पापा के बाद एक तो मैंने सिर्फ देव मौली का दो तरफा एहसास देखा, और दूसरा तुम्हारा एक एहसास एक तरफा। तारा, अब तो कोई शक या सवाल नहीं है ना तुम्हारे दिल में? ऋषभ, बिल्कुल नहीं, सब समझ गया मैं। तारा मुस्कुरा उठी। ऋषभ, चलो चलता हूँ, निकलना भी है थोड़ी देर में। ऋषभ जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा कि तारा ने उसे रोक लिया। ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा। हाँ। तारा, तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ऋषभ, बोलो। तारा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया? मुस्कुराते हुए ऋषभ का चेहरा एकदम गंभीर हो गया और वह सोच में डूब गया।